हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन, नए जोश और नए उत्साह के साथ हम आपका एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के इस सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। चाहे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जीडी किसी भी एग्जाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए हमारे इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज से जरूर जुड़े। प्रतिदिन शाम को 8 बजे सभी दोस्त इस सीरीज से जरूर जुड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, फटाफट से आप सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धातुओं का गलनांक उच्च होता है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, या फिर शुद्ध धातुओं की सतह चमकती है। तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है सीसा और पारा ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। लेकिन दोस्तों, इसमें गलत पूछा गया है तो यही आपका गलत है, क्योंकि सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक नहीं है। अगर सर्वश्रेष्ठ सुचालक की बात करी जाएगी दोस्तों, तो ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सी धातु होती है दोस्तों? तो सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु जो होती है चांदी होती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और सीसा की अगर बात करी जाएगी तो सबसे कम होती है, क्या होती है? सबसे कम सुचालक धातु होती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सबसे कम सुचालक धातु कौन सी होती है? तो सबसे कम सुचालक धातु सीसा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 के द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता को देय की मासिक भरण पोषण तथा कल्याण विधेयक 2019 को हटा दिया गया। तो इसमें जो है बच्चों की ओर से माता पिता को भरण पोषण के लिए कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं, जिसे जो कि आपका कौन सा विधेयक था? तो ये आपका वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 था, और इसे जो है संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। 2019 विधेयक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो इसमें कितनी धनराशि थी? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 10,000। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, देखेंगे। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था, बताएंगे। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है अवध रियासत। अंग्रेजों के द्वारा अवध रियासत पर जो है कब्जा कर लिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा नवाब के कुशासन के बहाने अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था, और साथ ही साथ में इसे 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग निहित होते हैं, जिन्हें हम लोग जो है एक वर्ड है जिसके माध्यम से हम लोग समझते हैं, जिसका नाम है विबग्योर। क्या नाम है? विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। तो विबग्योर से जो है इसका जो है हम लोग समझ सकते हैं इसमें कौन कौन से रंग होते हैं। तो इसमें आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और साथ ही साथ में रेड होता है। तो ये हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से आपका होता है ग्रीन, और साथ ही साथ में आपका वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से आपका होता है रेड। तो ये 7 रंग होते हैं। और कौन कौन से हिंदी में आपके ध्यान रखेंगे, लाल, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी और साथ ही साथ में नारंगी। तो ये रंग जो है सूर्य के प्रकाश में निहित होते हैं, और इन्हें जो है ज़्यादातर ये सभी रंग कब दिखाई देते हैं? तो दोस्तों बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं। जब एक बारिश हो जाती है उसके बाद में आपको एक दिखाई देता है रेनबो, जिसे रेनबो के नाम से जानते हैं हम लोग, रेनबो के नाम से जानते हैं आप सभी लोग, इंद्रधनुष, ठीक है। तो इंद्रधनुष एक बनता है बारिश के मौसम में, तो उसमें हमको ये सभी रंग दिखाई देते हैं। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में अगर पूछा जाए कितने रंग निहित होते हैं, तो 7 रंग निहित होते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कौन सी अवधारणाएं बताती है कि सतत विकास की प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सकल राष्ट्रीय खुशहाली। सकल राष्ट्रीय खुशहाली इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 ईस्वी में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 ईस्वी में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? ए पैसेज टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, या फिर द ग्रेट म्यूटिनी। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ ऑन ब्रिटिश इन इंडिया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है? सही आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी है, सही आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सादियो माने। दोस्तों सादियो माने की अगर बात की जाएगी तो ये एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है और ये साथ ही साथ में यह सेनेगल टीम के कप्तान हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेनेगल टीम के ये क्या हैं, कप्तान हैं। और 2019 में इन्हें अफ्रीका का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया। ठीक है, 2019 में सर्वश्रेष्ठ अफ्रीका का फुटबॉलर चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अफ्रीका का फुटबॉलर किसे चुना गया, सादियो माने को। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया है, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक बार पुनः प्रश्न को रिपीट करते हैं हम, आप लोग फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। तो इसे किसने किया है, तो बताएंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की प्रसिद्ध छवि का चित्रण किया। अवनींद्रनाथ टैगोर की अगर बात की जाएगी तो ये एक प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यह एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों बर्फ पोषित नदी कौन सी है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों बर्फ पोषित नदी कौन सी है, यमुना। दोस्तों ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, यमुना नदी बर्फ पोषित नदी है और यह जो है गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गंगा की सहायक नदी। दोस्तों गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सहायक नदी है यमुना और यह एक बर्फ पोषित नदी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों अगर बात की जाएगी यह कहाँ से निकलती है, तो यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। 1878 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है देसी प्रेस एक्ट।
जिसे हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं देसी प्रेस एक्ट या फिर देसी प्रेस अधिनियम को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जो कि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना गया। किस नाम से? वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और जिसमें क्या किया गया था? तो इसमें जो है प्रिंटिंग प्रेस को जो है की जो सारी संपत्ति थी वो जब्त किया जा रहा था। उन पर जो है कड़ा नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था। किसके द्वारा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के जो पत्र पत्रिकाओं पर जो है कड़ा नियंत्रण और साथ ही साथ में उन पर कार्रवाई की जा रही थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाफिज किस सदी के महान कवि थे जिनके संग्रह को दीवान या फिर दीवान हाफिज के नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों हाफिज या फिर हाफिज की बात करी जाएगी तो ये 14वीं शताब्दी के कवि थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 14वीं शताब्दी के कवि थे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अजवाइन के पत्ते। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अजवाइन के पत्ते प्राकृतिक अम्ल क्षारक के संकेतक नहीं है। दोस्तों अगर बात करी जाएगी संकेतक की, तो संकेतक के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है? तो दोस्तों संकेतक जिन्हें हम लोग इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसे दोस्तों हम लोग इंडिकेटर के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। और संकेतक जो है क्या करता है? तो संकेतक वह पदार्थ होता है जो कि अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वह पदार्थ जो अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता लगाता है, अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता लगाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता लगाता है उसे इंडिकेटर या फिर संकेतक कहा जाता है। तो अजवाइन के पत्ते दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अजवाइन के पत्ते प्राकृतिक अम्ल क्षारक के संकेतक नहीं है। दोस्तों अगर बात करी जाएगी अम्ल क्षार के लिए कौन से अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए कौन सी मशीन की बनाई गई? दोस्तों अम्ल क्षार का प्रदर्शन किस मशीन के द्वारा किया जाता है कि कौन सी पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय? तो इसको हम लोग पीएच पैमाना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीएच पैमाना। दोस्तों पीएच पैमाना के द्वारा किसी पदार्थ के अम्ल क्षार उसकी प्रकृति का पता लगाया जाता है। तो किसी पदार्थ की प्रकृति का पता पीएच पैमाने के द्वारा लगाया जाता है। और पीएच पैमाने की खोज किसने की थी दोस्तों? तो पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने पीएच पैमाने की खोज की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ पर लगाई गई? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ पर लगाई गई? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है रसड़ा। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। रसड़ा में 1859 में कोलकाता में पहली जूट की मिल स्थापित की गई है। और बात की जाएगी जूट की, तो जूट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों जूट को जानते हैं गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गोल्डन फाइबर के नाम से जूट प्रसिद्ध है और जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपन के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए हैं? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जी हाँ दोस्तों, वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में 2 लगातार शतक लगाए? इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर आपका है दोस्तों ध्यान से देखेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये रिएक्शन जो है तो जिंक सल्फेट के साथ में और क्या बनेगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। Zn प्लस H2SO4, H2SO4 गिव्स आउट जिंक सल्फेट, तो ZnSO4 बनेगा।
और इसके साथ में क्या बनेगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो Zn और देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो Zn और SO4 अगर ये कंबाइन होके आपका मिल के क्या बनता है जिंक सल्फेट, तो इसमें बचता क्या है, तो दोस्तों इसमें H2 बचता है। क्या बचता है, H2 बचता है। तो इसमें इस अभिक्रिया के द्वारा शेष क्या बचेगा, तो इसमें हाइड्रोजन बचेगा। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके अंदर इसमें आपका जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपस में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाएगा और किसे विस्थापित करेगा दोस्तों, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक है जो कि विभाजन के प्रस्ताव का खुला विरोध करती है। इस पुस्तक में विभाजन के प्रस्ताव पर विरोध प्रदर्शित किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, कुर्ग का कोडव समुदाय कौन से त्योहारों के दौरान हथियारों की पूजा करता है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी कुर्ग या कोडव समुदाय कौन से त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कैलपोथ। तो कैलपोथ पर्व के दौरान जो है कुर्ग या कोडव समुदाय हथियारों की पूजा करता है। और यह कैलपोथ जो त्योहार है दोस्तों ध्यान से देखेंगे, कैलपोथ जो यह त्योहार है यह किस माह में मनाया जाता है दोस्तों, तो यह सितंबर माह में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है, सितंबर माह में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है। तो दोस्तों प्रदूषित पानी पीने के कारण दोस्तों रेबीज नामक बीमारी नहीं होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रेबीज नामक बीमारी जो है किसके, ये जो है आपका कुत्ते के काटने से या फिर बिल्ली के काटने से या फिर बंदर के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। रेबीज नामक बीमारी हो जाती है कुत्ते, बिल्ली और बंदर के काटने से। दोस्तों बंदर के काटने से क्या हो जाता है, रेबीज नामक रोग हो जाता है। और साथ ही साथ में जो अन्य बीमारी आपकी हैं जैसे कि हो गई टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, कॉलरा, और इसके साथ साथ में आपका जो है जैसे आपका हो गया हैजा, उल्टी और पीलिया। तो ये जो बीमारियां हैं दूषित जल पीने से होती हैं। दूषित जल पीने से ये बीमारियां होती हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी कामाख्या मंदिर की, तो कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो कामाख्या मंदिर दोस्तों असम के गुवाहाटी में स्थित है। तो गुवाहाटी असम में स्थित है दोस्तों, असम में स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह मंदिर अगर बात की जाएगी कामाख्या मंदिर की दोस्तों, तो कामाख्या मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो दोस्तों कामाख्या मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नीलांचल पर्वत पर स्थित है कामाख्या माता मंदिर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए सभी लोग एक बार लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे और सही आंसर को हम लोग देखेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को वर्ष 1934 में अधिनियमित किया गया। ये आपका जो है पॉइंट आपका सही है, लेकिन हमको गलत चुनना है। तो इसके बाद आपका है वर्ष 1929 में यंग हिल्टन कमीशन ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की संस्तुति की, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा गया। तो दोस्तों ये आपका गलत आंसर है, ध्यान रखेंगे, ये आपका गलत आंसर है।
यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा दोस्तों इसकी सिफारिश की गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर इसकी स्थापना जो है 1934 में हुई थी, और यहाँ पर आपका 1929 दिया हुआ है, इसलिए यह आपका गलत है। तो यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी आरबीआई की दोस्तों, तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर हुई थी। सभी दोस्त जानते हैं यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम से की गई थी। 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी यंग हिल्टन कमीशन आयोग की सिफारिश पर। सबसे पहले इसका मुख्यालय कहाँ था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आरबीआई का सबसे पहले मुख्यालय कहाँ पर था, सभी दोस्तों बताएंगे। आरबीआई का सबसे पहले मुख्यालय कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो वर्तमान समय में दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है दोस्तों। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के गालो जनजाति के द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह में मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति के द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह में मनाया जाता है, सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मोपिन। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मोपिन एक त्यौहार है जो कि अप्रैल माह में अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और मोपिन की अगर बात करी जाएगी तो ये अरुणाचल प्रदेश में कृषि की देवी मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं, कृषि की देवी, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था, तो दोस्तों इसका एकदम सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला को बनाया गया। किसे बनाया गया था, तो दोस्तों सिराजुद्दौला जो है इसमें पराजित हुआ था। थोड़ा ध्यान रखेंगे, सिराजुद्दौला जो है इसमें जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। जो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका, प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेजों और अंग्रेज या फिर ब्रिटिश सरकार के मध्य में और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और इसमें सिराजुद्दौला क्या हुआ था, सिराजुद्दौला इसमें पराजित हो गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो अगर पूछा जाए अंग्रेजों में नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व दोस्तों क्लाइव ने किया था। किसने किया था, क्लाइव ने किया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इनके बाद में सिराजुद्दौला के पराजित होने के बाद में किसे बंगाल का नवाब बनाया गया, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मीर जाफर। मीर जाफर को नवाब बनाया गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेजों ने क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला के बीच में यह हुआ था और इसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया था। और इसके बाद कौन शासक जो है कि किसे बंगाल का नवाब बनाया गया, तो मीर जाफर को बनाया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर 132वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान है, 132वां स्थान रहा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और मानव विकास सूचकांक 2022 में दोस्तों अगर बात की जाएगी मानव विकास सूचकांक 2022 में जो है पहला स्थान किसका रहा दोस्तों, तो पहला स्थान किसका रहा है, स्विट्जरलैंड का। किसका, स्विट्जरलैंड का इसमें दोस्तों पहला स्थान रहा है। और नॉर्वे का दोस्तों इसमें दूसरा रहा है। भारत का 132वां स्थान रहा है। और इसमें जो है जीवन प्रत्याशा दर कितनी
जो है निर्धारित की गई है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो यूएनडीपी के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो जारी किया गया, जिसमें जीवन प्रत्याशा दर कितनी घोषित की गई। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी जीवन प्रत्याशा दर की, तो यह जो है 72.8 से घटकर दोस्तों कितनी हो गई है, तो 72.8 से घटकर 71.4 हो गई है। 71.4 वर्ष जीवन प्रत्याशा दर हो गई है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो 71.4 वर्तमान समय में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत का 100% लैंड लॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत का 100% लैंड लॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है, तो दोस्तों भारत का 100% लैंड लॉर्ड बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कमेंट सेक्शन में छापेंगे। भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो दोस्तों भारतीय इंटरनेट के कौन जनक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम है ब्रजेश के सिंघल। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो भारतीय इंटरनेट के जनक ब्रजेश के सिंघल जिनका हाल ही में निधन हो गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा बस यही तक है, आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपसे लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं, एसएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी बेस्ट तैयारी करने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ में एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या फिर आपका एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला कोई भी एग्ज़ाम जिसके लिए हम जीएस जीके करंट अफेयर के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन शाम को 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रतिदिन सभी दोस्त शाम को 8 बजे जरूर जुड़ें और इससे जुड़कर अपनी बेस्ट तैयारी कर सकेंगे। तो लास्ट में दोस्तों फिर वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।